किसी भी चुनाव के नतीजों को समझना हो तो सिर्फ आंकड़ों से बात नहीं बनती। वोट से पहले वोटर की जिंदगी आती है, उसकी उम्मीदें, उसकी परेशानियां, उसकी रोज की जद्दोजहद। आज हम दिल्ली की एक विधानसभा सीट बाबरपुर के जनादेश की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होता है। बाबरपुर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक धड़कन है। यहाँ की गलियों में आपको सरकारी कर्मचारी मिलेंगे, छोटे कारोबारी मिलेंगे और वो लोग भी मिलेंगे जो काम की तलाश में यहाँ आए हैं। ये सब मिलकर इस जगह की पहचान बनाते हैं। और इसी पहचान का एक हिस्सा ये आवाज भी है। एक सर्वे के दौरान वहां के एक नागरिक ने कहा, बारिश में नालियां उफन जाती हैं, पानी गंदा आता है, हमें बस कोई सुनने वाला चाहिए। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक उम्मीद है कि कोई उनकी सुनेगा, कोई समाधान निकालेगा। और यही उम्मीद हर चुनाव की बुनियाद होती है। तो चलिए, सबसे पहले बाबरपुर की नब्ज को ही पकड़ते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां के मतदाता हैं कौन और उनकी असलियत क्या है। अच्छा, बाबरपुर का जो वोटर प्रोफाइल है वो काफी मिला जुला है। 2025 के आंकड़ों के हिसाब से यहां 2,16,000 से ज्यादा वोटर हैं। जैसा मैंने कहा, यहां सरकारी मुलाजिम भी हैं, छोटे दुकानदार भी और प्रवासी भी। एक अहम बात यह है कि यहां करीब 30% मुस्लिम आबादी है। और सबसे दिलचस्प है महिलाओं और नौजवानों का वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। बलबीर नगर, मौजपुर, यमुना विहार और कबीर नगर जैसे इलाके, ये सब मिलकर बाबरपुर की पूरी तस्वीर बनाते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। 2025 के जनादेश के आंकड़ों को समझते हैं। ये नंबर्स हमें मौजूदा राजनीतिक हवा का रुख बताएंगे। तो जीतने वाली पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को वोट मिले 53.19%, एक साफ जीत। और उनके जो मुख्य चैलेंजर थे बीजेपी, उन्हें मिले करीब करीब 40% वोट। तो हां, मुकाबला काफी कड़ा था। लेकिन असली कहानी इस नंबर में छुपी है। पिछली बार के मुकाबले जीतने वाली पार्टी का वोट शेयर 6.2% गिरा है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जीत तो हुई, पर जमीन खिसक रही है, समर्थन में कमी आई है। और ये ट्रेंड आपको इस टेबल में और भी साफ दिखेगा। देखिए, 2015 और 2020 में एपी का वोट शेयर 59% के आसपास था। 2020 में जीत का अंतर लगभग 33,000 वोटों का था। लेकिन 2025 में यह घटकर सिर्फ 19,000 रह गया। मतलब साफ है, विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। और यहीं हमें एक पल रुककर सोचना होगा। ये आंकड़े सिर्फ हार जीत नहीं बताते, ये हर वोटर की गरिमा और उसकी आवाज का सम्मान करने की जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। एक सूचित नागरिक ही लोकतंत्र की नींव है और इन आंकड़ों को समझना उसी दिशा में एक कदम है। किसी भी जगह के आज को समझने के लिए उसके कल को जानना जरूरी है। तो चलिए, बाबरपुर के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। बाबरपुर की राजनीतिक लय हमेशा से बदलती रही है। ये किसी एक पार्टी का गढ़ कभी नहीं रहा। 1993 में बीजेपी जीती तो 2003 में कांग्रेस, 2008 में फिर बीजेपी। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है जहां वोटर किसी पार्टी से बंधा नहीं है, वो काम देखता है, हालात देखता है। 2015 से ऐप का दबदबा जरूर है, लेकिन ये घटता हुआ मार्जिन बता रहा है कि यहां की हवा फिर बदल सकती है। ये बार चार्ट उसी कहानी को तस्वीरों में बयान कर रहा है। आप देखिए, 2015 और 2020 में एएपी का नीला बार कितना ऊपर था और बीजेपी का भगवा बार नीचे। लेकिन 2025 में देखिए, नीला बार नीचे आया है और भगवा बार ऊपर गया है। दोनों के बीच का फासला कम हो रहा है, टक्कर बढ़ रही है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को देखा। सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या है। अगर कोई नेता इस स्थिति को बदलना चाहे तो उसे करना क्या होगा। आइए एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं। इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत है भरोसा। जनादेश सिर्फ एक बार जीता नहीं जाता, उसे हर रोज हर काम से कमाना पड़ता है। इसके लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों का भरोसा दोबारा जीत सके। इस भरोसे को जीतने की रणनीति के 4 स्तंभ हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला, संगठनात्मक, यानी गली मोहल्ले के लेवल पर लोगों से जुड़ना, नेटवर्क बनाना। दूसरा, नैरेटिव, यानी अपने किए हुए काम को जनता तक पहुंचाना और विपक्ष की कमियों को सही तरीके से बताना। तीसरा, चुनावी, यानी जो वोटर आपके साथ हैं उन्हें जोड़े रखना और नए वोटरों तक पहुंचना। और चौथा, संसाधन और तकनीक, यानी सरकारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद करना।
और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान बनाना होगा। पहले 30 दिन लोगों की छोटी छोटी समस्याओं पर तुरंत एक्शन लेना होगा ताकि आप दिखें। अगले 30 दिन समाज के लोगों को साथ लेकर काम करना होगा और आखिरी 30 दिनों में अपने सपोर्ट को और पक्का करना होगा। कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं है जब तक वो आम आदमी की जिंदगी की परेशानियों को दूर ना करे। अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट उन शिकायतों से कैसे जुड़ता है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। बात बहुत सीधी है। हर शिकायत का एक ठोस और दिखने वाला जवाब होना चाहिए। लोग कहते हैं गंदा पानी आ रहा है तो फौरन पानी के टैंकर भेजिए और जन सुनवाई रखिए। सड़कें टूटी हैं तो एक समाधान कैंपेन चलाइए और उन्हें ठीक करवाइए। नौजवान कहते हैं नौकरी नहीं है तो उनके लिए रोजगार मेले और स्किल वर्कशॉप लगाइए। और सबसे बड़ी शिकायत कि कोई सुनता नहीं, उसके लिए विधायक को हर 15 दिन में जनता के बीच जाकर उनकी बात सुननी चाहिए। और हां, हर किसी से एक ही तरह से बात नहीं की जा सकती। नौजवानों से आपको रोजगार और अच्छी पढ़ाई की बात करनी होगी। महिलाओं से आपको सब्सिडी, सुरक्षा और आर्थिक मदद की बात करनी होगी। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना होगा और बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा करना होगा। जब आप हर वर्ग की चिंता को समझते हैं तभी वो आप पर भरोसा करते हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जनादेश कोई जागीर नहीं है, ये एक अमानत है, एक भरोसा है जो लोग एक नेता के हाथों में सौंपते हैं। और इस भरोसे को बनाए रखने के लिए लोगों की जानकारी और उनकी सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। भारत का डेटा प्राइवेसी कानून भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हर व्यक्ति की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और उसका उपयोग जिम्मेदारी से हो। चिंता की नहीं, कार्य की सरकार, ये सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता, इसे शासन का मूल मंत्र बनाना होगा। एक ऐसी सरकार जो सिर्फ चिंता न जताए बल्कि काम करके दिखाए, जो सिर्फ वादे न करे बल्कि उन्हें पूरा करे। तो आज के इस दौर में जहां लोगों का भरोसा तेजी से टूट रहा है, सवाल ये उठता है कि क्या सीधी जवाबदेही का ये सिस्टम वोटर का दिल जीतने का नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस सवाल का जवाब हर नेता और हर पार्टी को खोजना होगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य